तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं और किस तरीके से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फिटिंग दे सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ये प्रोसीजर नंबर 1 है। आज से अपन ये प्रोसीजर का पूरा सीरीज चलाएंगे जिससे सारे जो प्रोसीजर है, क्लिनिकली जो प्रोसीजर है उसको अपन समझेंगे कि किस तरीके से करेक्ट जो ट्यूब का प्लेसमेंट होता है, किस तरीके से ट्यूब को अपन रिमूव करते हैं और किस तरीके से एनजी ट्यूब से अपन फिटिंग दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल विषय है जिसमें कई सारे जो बच्चे हैं वो थ्योरी में तो अच्छा करते हैं पर क्लिनिकल जो उसका नॉलेज है वो बहुत कम होता है और आने वाले समय में सारा जो वर्थ और वैल्यू है वो सारा क्लिनिकल ही रहेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कई सारे स्टूडेंट की ये समस्या होती है, सर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पढ़ा तो रहे हो पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दिखता कैसा है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है और रबर का फ्लेक्सिबल ट्यूब है और अंदर से ओपन है, इस तरीके का जो है ट्यूब है। ये जैसे आपको ट्यूब में दिखा रहा हूँ ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। डायग्राम में भी इसी तरीके का ये सेम फोटो लिया गया इसी से ही। तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट ओपन पार्ट होता है जिसके जरिए से हम जो भी फीडिंग देना है, एस्पिरेट करना है वो करेंगे। ये बाहर की तरफ रहता है और बाकी पार्ट को अपन इंसर्ट करेंगे। एक खास जो इसके अंदर जो बात है वो अब आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को अपन पता कर सकते हैं कि ट्यूब में होता क्या क्या है। ये एक पतला जो ट्यूब है, अंदर से बोर ट्यूब है, खोखला ट्यूब है, तो अपन इसको शुरुआत करते हैं। अब दूसरा मसला इस बात का है कि सर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो पढ़ा रहे हो पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने ये भी बता दिया कि ये जो ट्यूब है इस तरीके का दिखता है पर ये लगाते कहाँ है। ये जो ट्यूब है अपने पेशेंट को नेजो का मतलब नोज से गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक तक, नोज से अपन सीधा इसको इंसर्ट करेंगे और नोज के बाद में सीधा ये ओरल कैविटी से सीधा इसोफेगस और इसोफेगस से सीधा किसमें चल जाएगा, स्टमक के अंदर। इस ट्यूब को इस तरीके से डाला जाता है, इसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। तो देखिए जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, इसको इंसर्ट किया गया है नोज के थ्रू और वाया स्टमक तक इसको पहुंचाया गया है। तो यही इसमें बताया गया है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ए नैरो बोर ट्यूब पास इनटू द स्टमक वाया द नोज। ये जो ट्यूब है नाक के जरिए, यानी कि पेशेंट का सीधा नोज के थ्रू ये जो ट्यूब है बोर, यानी कि इस ट्यूब के अंदर ये एक खोखली ट्यूब है इसी की तरह से। ये जो ट्यूब है अपन पेशेंट के नाक से इंसर्ट करेंगे कि ये यहाँ से अपन इसको इंसर्ट कर रहे हैं और इसको इंसर्ट करेंगे और नोज से फेरिंग्स से इसोफेगस से सीधा कहाँ चला दिया, स्टमक के अंदर। इसको बोला नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब ये नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है इसको डालते इसलिए पेशेंट को न्यूट्रिशंस देने के लिए, पेशेंट का फीडिंग करने के लिए और इसको एस्पिरेट करने के लिए। यानी कि बड़ा जो मसला है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब गवाज और लवाज करने के लिए, गवाज का मतलब देना, लवाज का मतलब लेना, यानी कि गवाज का मतलब इसको फीड देने के लिए। जो पेशेंट ओरली टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है या जिसको स्वेलिंग निगलने में दिक्कत है उन पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब का इंसर्ट करते हैं। या जिस पेशेंट में ओरल में प्रॉब्लम है, डेंटल की प्रॉब्लम है या फिर कोई टीथ की प्रॉब्लम है या फिर कोई अपर जो ओरल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शंस है, उन पेशेंटों को रिक्वायरमेंट होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की, जिसको ट्यूब में फीडिंग देना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गवाज। और यदि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर है तो इसको वापस एस्पिरेट करना, यानी कि इसको सक्शनिंग के जरिए बाहर निकालना, उसको बोलते हैं लवाज। तो गवाज और लवाज करने के लिए इसको हम मोस्टली इसका यूज करते हैं। गवाज का मतलब फीड को देना और लवाज का मतलब क्या है, लेना, यानी कि एस्पिरेट करना। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी स्टमक में कंप्रेशंस है उसको डीकंप्रेस करना, उससे लेना, इसका उपयोग है। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया डीकंप्रेशंस ऑफ द इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसा अपन क्यों करते हैं कि इसको वापस ले लें, एक तो टॉक्सिन्स की स्थिति में, दूसरा ऐसा प्रॉब्लम होता है मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कोई आगे से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई रुकावट है तो फूड आगे नहीं जा नहीं पाएगा, तो पेशेंट को वापस अपन इसको डीकंप्रेस करने के लिए एस्पिरेट करेंगे। इसको हम सक्शन के जरिए जो भी फूड कंटेंट है उसको अपन आउट करेंगे, जिससे जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उससे उसको रिलीफ मिलेगा। इसलिए इसका एनजी ट्यूब का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। या फिर अब जो पेशेंट ओरली फीड भी ले रहा है, कई सारे जो क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको सारा जो मेडिसिन है, दवाई देना या कुछ भी टैबलेट वगैरह देना है वो भी अपन इससे दे सकते हैं, क्योंकि वो अनेबल टू स्वेलो, यानी कि वो ओरली जो है अपन आप से ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपन को इसको ट्यूब लगाई। तो ये है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो ट्यूब लगी हुई है, ये जो एनजी ट्यूब है,
इस ट्यूब के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस का मतलब इसके क्या क्या जो है यूज कर सकते हैं या क्या क्या इसके जो है उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका जो रोल होता है कि पेशेंट को ये एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस से अपन इसको लगाते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब जांच के जरिए, यानी कि किसी चीज को अपन को टेस्टिंग करना है। मान लो जैसे कोई पेशेंट को जीआई ब्लीड हो रहा है, यानी कि स्टमक के अंदर कोई ब्लीड हो रहा है या जीआई अंदर जो भी कंटेन है उस कंटेन का सैंपल कलेक्ट करना है, तो अपन ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, वॉमिट के जरिए भी नहीं करवा सकते। तो ऐसे पेशेंट का अंदर से सैंपलिंग लेना या फिर अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा है उस ब्लीडिंग का वॉल्यूम का पता करना कि भाई कितना जो है ब्लीडिंग हो रहा है, या किस तरीके का जो गैस्ट्रिक अंदर जो है अपन उसको चेक कर सकते हैं, पीएच क्या है अंदर, किस तरीके का जो है अपन इसको बोलेंगे कल्चर करवाने के लिए, या फिर जो अंदर का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एज ए अपन सैंपल के तौर पे इसको ले सकते हैं। सैंपल अपन तभी ले पाएंगे जब उसको एनजी ट्यूब का क्या करेंगे, इंसर्जन करेंगे, और ये ट्यूब के जरिए एस्पिरेट करके हम इससे सैंपल ले लेंगे स्टेराइल तरीके से। अगला है, यदि अपन को कोई जांच करनी है, यदि अपन को डायग्नोस्टिक पर्पस से किसी भी पेशेंट में कॉन्ट्रास्ट डालना, जैसे कई सारे जो गैस्ट्रो सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं जिनको डायग्नोस इजीली नहीं हो पाता है, उनमें ये पता किया जाता है कॉन्ट्रास्ट देके। जैसे कई सारे जो कॉन्ट्रास्ट उसको ओरली पिलाया जाता है, कई सारे पेशेंट जो है ओरली उसको स्वेलो नहीं करते हैं तो उसको ट्यूब के जरिए दिया जाता है। यानी कि जैसे कई सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट है, पेगलेक है, जो कॉन्ट्रास्ट उसको लेगा फिर पेट में अपटेक होगा और उसके बाद में उसका एक्सरे होगा जिससे उसको पता चल जाएगा प्रॉब्लम किस एरिया में है। तो अपन एनजी ट्यूब का एज ए यूज अपन इसको कॉन्ट्रास्ट के यूज में कर सकते हैं जो रेडियोग्राफिकल टेस्ट के अंदर। अगला जो इसका उपयोग है थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। थेरेप्यूटिक का मतलब, अब थेरेप्यूटिक शब्द का मतलब होता है ट्रीटमेंट पर्पज। आप जो पूरे बीएससी नर्सिंग करोगे इसके अंदर बहुत बार ऐसा शब्द का प्रयोग होगा थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक जहां भी शब्द का प्रयोग होता है इसका मतलब आपको समझना है ये पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तो अपन किस तरीके से पेशेंट को एनजी ट्यूब से अपन उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। तो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, पहले ही अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यदि पेशेंट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उसको डीकम्प्रेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनजी ट्यूब की। तो जिससे उसको क्या हो जाएगा, जिसके उसका वॉमिटिंग जो है कम हो जाएगा, इसके अलावा उसका एस्पिरेशन भी रिस्क हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट भी है उसका ठीक हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ डीकम्प्रेस स्टेट आफ्टर एंडोट्रेकियल इंटुबेशंस ऑब्टेन्ड वाया द ओरोफेरिंक्स। यदि किसी पेशेंट ने इंटुबेट भी कर रखा है तो भी अपन उसमें एनजी ट्यूब लगाते हैं, और जिससे एनजी ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट को जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है एस्पिरेट उसको निकाला जाता है सक्शनिंग के जरिए, और इसलिए निकाला जाता है कि एस्पिरेशन का जो आगे जाके रिस्क ना बन जाए। अगला है उस पेशेंट के बोवल को रेस्ट करने के लिए, यानी कि पेशेंट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अब उसमें लोड बढ़ गया तो उस लोड को कम करने के लिए भी हम इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को मेडिकेशंस देनी है, अब मेडिकेशंस अपन इसके अंदर जो है उसको क्रश करके देंगे, यानी कि उसका पाउडर पे बना के देंगे, लिक्विड फॉर्म में बना के उसको एनजी ट्यूब के जरिए उसको अंदर पोर कर देंगे, या फिर पेशेंट को जो भी फीड देना है, जो भी मिल्क वगैरह या जो भी सॉल्यूशंस के फॉर्म में ही अपन उसको दे सकते हैं। ये जो पर्पज है ये थेरेप्यूटिक पर्पज। अब देखिए, अब अपन ने सबसे पहले बात की कि एनजी ट्यूब होता क्या है, एनजी ट्यूब का क्या इंट्रोडक्शन है, एनजी ट्यूब का क्या इंडिकेशंस है। अब बात करते हैं कि एनजी ट्यूब का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कैसा है। एनजी ट्यूब का क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कैसा है। तो देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो तरीके के था, एक होता है अब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है उसमें बिल्कुल ही नहीं देंगे, उसमें जो है बिल्कुल भी हम इस तरीके की ट्यूब नहीं लगाएंगे, उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब उसको अपन दे तो सकते हैं पर अपन को कई चीजों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो अब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन उस पेशेंट में है जिसमें लोकल प्रॉब्लम है, फेस में प्रॉब्लम है या फेस का ट्रोमा है, या नेजल में कोई तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, या नेजल में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट को अभी अभी उसने नेजल सर्जरी को क्या करवाया है, डन करवाया है। तो ऐसे पेशेंट में अपन बिल्कुल भी जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है इंसर्ट नहीं करेंगे। अगला रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मान लो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है तो हम करेंगे, पर इसके साथ में हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कोगुलेशंस अबनॉर्मलिटी, पेशेंट को ब्लीडिंग का ज़्यादा रिस्क है, पेशेंट हिपेरिन थेरेपी पे है, या पेशेंट इस तरीके का खून पतला करने की दवाई ले रहा है, या उसका जो है पीटीएनआर आईएनआर जो है कम है, ऐसे पेशेंट को भी अपन उसका जो रिपोर्ट है उसको असेस करेंगे, या फिर उसका भी ट्रीटमेंट चालू करेंगे, या उसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद ही हम इसको करेंगे। या फिर अपन इसोफेगस के अंदर जो वेराइसिस है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम लीवर डिजीज वाले पेशेंट्स को होता है, इसोफेजियल वेराइसिस। इसोफेजियल वेराइसिस में भी दो कैटेगरी है, देखिए इसोफेजियल वेराइसिस यूजली संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब एसबीटी, ये भी आगे पढ़ाएंगे एसबीटी क्या है, संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स क्या है। इसको जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनजी ट्यूब कैन बी यूज लोअर ग्रेड वेराइसिस और स्ट्रक्चर।
रिसेंट बेंडिंग ऑफ इसोफेगस वेराइसिस, या फिर अभी अभी इसोफेगस में बेंडिंग की है, इसोफेगस बेंडिंग सर्जरी करते हैं जिसमें GERD या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का होता है, उसमें अपन ये उसको लोअर इसोफेजियल जो है इंस्पिंडल लूज हो जाते हैं, उसमें इसोफेजियल जो है बेंडिंग करते हैं, स्टोमक के साइज को छोटा करते हैं, या बियाट्रिक सर्जरी के अंदर ओबेसिटी को कम करने के लिए भी इस तरीके का सर्जिकल इंटरवेंशंस किया जाता है। तो इसोफेजियल वेराइसिस में भी अपन इसको जो है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मानते हैं। आगे देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको बोलते हैं कीप इन योर माइंड। आपके माइंड के अंदर ये बात सबसे पहले ध्यान होनी चाहिए कि पेशेंट को क्या क्या चीजें रखती। एज ए नर्स हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि पहले इसका पेशेंट इज सिटिंग हाई फाउलर पोजीशन। क्या कहना चाहता हूं, यदि पेशेंट को अपन ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं तो पेशेंट किस पोजीशन पे होना चाहिए, हाई फाउलर पोजीशन पे होना चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का जो लेंथ है हमें पहले पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें उसको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लाइव इसको बता रहा हूं किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, अपन इस पेशेंट का लास्ट टिप पार्ट, लास्ट वाला टिप पार्ट है, इस वाले टिप पार्ट को टिप ऑफ द नोज, ये नाक का टिप है, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ये हो गई मेरी ईयर लोब, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस, ये मान लो यहाँ जिफॉइड प्रोसेस है तो ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। इस एरिया को अपन ने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, यानी कि ये मेरा इसोफेगस का लेंथ है, इनकी इतनी ट्यूब मैं इंसर्ट करूंगा तब जो है वो ट्यूब प्रॉपर मेरे स्टमक तक पहुंचेगा। तो यही कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशंस के अंदर अपन बिठा देंगे, इसके साथ में ट्यूब का जो मेजरमेंट करेंगे, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस, और इस ट्यूब को लुब्रिकेंट करेंगे। इस ट्यूब को क्या करेंगे, लुब्रिकेंट करेंगे, यानी कि ट्यूब को अपन इंसर्ट करने से पहले इसको क्या करेंगे, लुब्रिकेंट करेंगे। लुब्रिकेंट किससे करेंगे, 2% लिग्नोकेन या जाइलोकेन जेली, और किस तरह की होनी चाहिए, वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए। किस तरीके की होनी चाहिए, वाटर सोल्यूबल लिग्नोकेन जेली। देखिए लिग्नोकेन जेली दो तरह की होती है, एक ऑयल बेस्ड होती है और एक वाटर सोल्यूबल। तो हमें ऑयल बेस्ड जो है इसको नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, वाटर सोल्यूबल को ही लेना है। वाटर सॉल्युबल को क्यों लेना है, क्योंकि मान लो अपन ट्यूब को लुब्रिकेंट कर रहे हैं, यानी कि इस ट्यूब के टिप को अपन क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेंट कर रहे हैं। इसको अपन ने लुब्रिकेंट करेंगे तो इसके अंदर जेली आएगा, फिर अपन इसको इंसर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जेली जो है अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नहीं चली जाए, इसलिए, और यदि चली भी जाएगी तो वाटर सॉल्युबल जेली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ है कि कौन सी जेली इस्तेमाल करेंगे, वाटर सॉल्युबल जेली का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कि किसी भी पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब लगा रहे हैं, देखिए किसी भी पेशेंट को जब अपन एनजी ट्यूब में, आपको डायग्राम दिखा देता हूं, अब देखिए ये वाला डायग्राम देखो, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर्स को वही कहलाता है कि उसकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर हो उससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है, और प्रिपरेशन में हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग होगा, यानी कौन कौन से जो है आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो किसी भी पेशेंट को अपन एनजी ट्यूब लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एनजी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में लिग्नोकेन जेली की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में हमें एक स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, एक वाटर ग्लास की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ में स्ट्रॉ होना चाहिए, स्पून होना चाहिए, उसके बाद में ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ट्यूब फिक्सर्स होना चाहिए, एडेसिव टेप होना चाहिए। तो ये सारा जो आर्टिकल्स का प्रिपरेशन है ये हमें करना चाहिए, ताकि जब भी हम प्रोसीजर को डन करें तो हमें बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आर्टिकल्स हम पहले एनजी ट्यूब को कर देंगे, 10 cc सिरिंज को ले लेंगे, स्वाब स्टिक ले लेंगे क्लीन करने के लिए, स्टेथोस्कोप यूज करेंगे, और स्टाइल ग्लव्स, एक जोड़ी स्टाइल ग्लव्स लेंगे, हम लिग्नोकेन या जाइलोकेन जेली लेंगे, सीजर्स लेंगे, स्टिकिंग प्लास्टर लेंगे, ग्लास वाटर स्पून लेंगे, और पेपर बैग, और ये सारा जो है किडनी ट्रे के अंदर अपन जो है इसको कर देंगे। तो ये प्रिपरेशन जो है हम इसके अंदर करते हैं, ये प्रिपरेशन कर देंगे। अब पेशेंट के बेड साइड की तरफ अपन चलेंगे, ये ट्रॉली के साथ में ले जाएंगे। अब पेशेंट को जो है अपन हाई फाउलर पोजीशन के अंदर बिठा दिया है, और अब ये ट्यूब को जो है अपन इंसर्ट करेंगे। अब देखिए, अब अपन असल में क्या कर रहे हैं, अब अपन ट्यूब डालने जा रहे हैं। कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर है उसके 3 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा वो है कि अपन प्रोसीजर करने से पहले क्या करेंगे, इनकी प्री प्रोसीजर। दूसरा है इंट्रा प्रोसीजर। इंट्रा प्रोसीजर का मतलब आप जब ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो उस वक्त की बात। और अगली बात है कि पोस्ट प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के बाद जो है हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या ऑब्जर्व करना है, देखना है ट्यूब सही से लगी कि नहीं लगी। तो अपन सारे जो क्लिनिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे उसमें 3 स्टेप पढ़ेंगे, प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर।
अब अपने सारी तैयारी कर दी है, अब प्रोसीजर अपन प्री प्रोसीजर पेशेंट को क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए उस पेशेंट को वो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, यानी कि डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया कि नहीं किया, या फिर उसको उस चीज़ का जरूरत है कि नहीं, तभी वो प्रोसीजर अपन करेंगे। अगली बात, जब भी प्रोसीजर करें तो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर, और एक्सप्लेन दी प्रोसीजर को सिंपल भाषा में करना। अब बोलोगे सर पेशेंट को एक्सप्लेन क्यों करना है, पेशेंट को इसलिए एक्सप्लेन करना है, पेशेंट उस चीज़ को समझेगा और हमें उस बारे में कंसर्न देगा कि हमें उसको करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा जब भी हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट देखना, पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस होता है और पेशेंट कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट इसलिए करता है कि पेशेंट को, मान लो जैसे अपन किसी पेशेंट का बीपी चेक करें, तो अपन ने उसको कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, और अपन उसका सीधा आए, बीपी कप को लपेटा और उसमें हवा डाली, फुलाई, तो पेशेंट डर जाएगा कि पता नहीं ये जो है स्टाफ है क्या कर रहा है, तो वो कोऑपरेट नहीं करे, हाथ को पीछे करेगा इस तरीके से, और हो सकता है वो पैनिक भी आ जाए, एंजाइटी भी हो जाए। एक्सप्लेन करने से पेशेंट को कोऑपरेट करेगा, जिससे हमारा प्रोसीजर इजी रहेगा और पेशेंट में एंजाइटी भी नहीं आएगी, और जब पेशेंट में एंजाइटी नहीं आएगी तो जो अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उसका करेक्ट होना एक अच्छा संकेत है, यानी कि किसी भी पेशेंट का करेक्ट ज्यादा होगा। अब बीपी किसी का चेक कर रहे हैं और पेशेंट एंजाइटी में आ गया तो बीपी ज्यादा बता देगा, तो वैल्यू भी करेक्ट आनी चाहिए, इसलिए पेशेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर। उसके बाद अब कोई भी प्रोसीजर करना चाहिए, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, स्टेबल। यूं नहीं पेशेंट जो है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, आपने उसको हाई फाउलर पोजीशन पर बिठा के रखा है, यूं नहीं वो उसका फॉल रिस्क हो जाए, है ना, गिर जाए, या फिर उस तरीके से वो जो पेशेंट है कोऑपरेट ही नहीं करे, तो आप प्रोसीजर नहीं करें। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमें क्या करना है, चेक करना है, और अपन को असेसमेंट भी करता रहना चाहिए कि उसका जो गैस्ट्रिक जो नेजो इसोफेगस और स्टमक भी जो है बिल्कुल ठीक है, वहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एनजी ट्यूब इंटुबेशन में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई तरह का डीएनएस डिवाइडेड नेजल सेप्टम डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। दोनों नॉस्ट्रिल को अपन जो है इंस्पेक्शन करेंगे और उसको देखेंगे, और पेशेंट को भी पूछ लेंगे कि भाई पहले कोई ऑपरेशन वगैरह या इस तरह की कभी भी नाक से अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो पेशेंट हमें खुद भी हिस्ट्री बता देगा। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपन ने बात की कि जो पेशेंट हिपेरिन की थेरेपी ले रहा है या कोई उसको कोगुलेशंस का प्रॉब्लम है, यानी कि जो पेशेंट से है उसका खून पतला होने की दवाई ले रहा है, ब्लीडिंग होने का रिस्क है, या फिर ब्लीडिंग जैसा प्रॉब्लम है, नाक से नक्सीर आना, एपिटेक्सिस का प्रॉब्लम होना, तो भी अपन पेशेंट को पूछेंगे, और पेशेंट को कोई इस तरीके का गैग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये प्रोसीजर करने से पहले हम सारी चीजें को क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब पेशेंट के अंदर को ट्यूब को डाल रहे हैं। अब अपन ने पेशेंट के ट्यूब को जो है पहले सबसे पहले उसको मेजरमेंट कर देंगे, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। अब इस साइड को मार्क कर देंगे। पेशेंट जो है हाई फाउलर पोजीशंस पे है, और पेशेंट को अपन जो ट्यूब है, अब अपने ग्लव्स पहन लिए, सारे आर्टिकल्स तैयार है। अब इस ट्यूब के आगे वाले पार्ट को क्या करेंगे, लुब्रिकेंट करेंगे, और एक तरीके से अपन इस ट्यूब को क्या कर देंगे, धीरे धीरे एडवांस कर देंगे, अंदर की तरफ अपन इंसर्ट कर देंगे। और पेशेंट को थोड़ा सा अपन जब ट्यूब को इंसर्ट करें तो पेशेंट को थोड़ा सा फ्लेक्स उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, पेशेंट का क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और जो ही पेशेंट नोस्ट्रिल से पार हो गई और जैसे ही इसोफेगस पे आ रही है तो वापस पेशेंट को क्या करेंगे, थोड़ा फ्लेक्सेंस करेंगे, ताकि जो ट्यूब है वो कहाँ चली जाए, इजीली इसोफेगस में। और आगे अपन एक्सटेंशन पेशेंट का इसलिए कर रहे हैं कि जो ट्रेकिया वाला पार्ट है वो आगे कंप्रेस हो जाए और इसोफेगस वाला पार्ट खुल जाए और ट्यूब को इजीली जो है इसोफेगस में इंसर्ट हो जाए। इस बात का जो है हम ध्यान रखेंगे। तो यही इन्होंने मार्किंग किया, और 10 सेंटीमीटर तक ट्यूब को अपने 2% लिग्नोकैन वाटर सोल्यूबल से उसको इजीली अपन उसको क्या किया है, लुब्रिकेंट किया है, और अपन ने उसको एडवांस किया है, और जेंटली धीरे धीरे उसको अपन ने डालना स्टार्ट किया है। और जैसे ही अपन ट्यूब डालेंगे धीरे धीरे पेशेंट जो है ट्यूब अंदर की तरफ चला जाएगा। अब देखिएगा, अब जब अपन ट्यूब डाल रहे हैं तो यदि ट्यूब कहीं रेसिस्टेंट फील हो रहा है, यानी कि ट्यूब को अंदर डाल रहे हैं और ट्यूब हमें कहीं ना रुकावट हो रही है, तो थोड़ा सा हमें ट्यूब को पुल बैक करना है और पेशेंट को वापस री इंसर्ट करना है, थोड़ा सा घुमा के, यानी कि उसको थोड़ा सा अपन रोटेट करेंगे और वापस री इंसर्ट कर दें। मान लो जब पेशेंट को अपन ट्यूब इंसर्ट करें, और मोस्टली कई बार देखा जाता है कि ट्यूब इजीली लग जाती है, और कई पेशेंट को जब लग जाती है तो इजीली लग जाती, नहीं लग जाती तो बड़ी परेशानी होती है। तो कई बार जो ट्यूब है वो जो है रेस्पिरेटरी ट्रेकिया में चली जाती है, और अपन को पता कैसे चलेगा, यदि पेशेंट कॉन्शियस है, यदि पेशेंट अवेक है, तो जैसे ही पेशेंट के अपना ट्यूब डाल लें, और ट्यूब डालेंगे जैसे ही पेशेंट कफिंग करना चालू हो जाए, यानी कि ट्यूब का रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चली गई, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ट्यूब को थोड़ा सा उसको क्या करना है, पुल बैक।
जैसे ही पुल बैक करेंगे पेशेंट को कफिंग नहीं होगा, कफिंग से रिलीव होगा और 2 मिनट पेशेंट को अपन इजीली उसको डीप ब्रीथ लेने को बोलेंगे और 2 मिनट के लिए प्रोसीजर को क्या करें, थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड कर देंगे और जैसे ही पेशेंट वापस रिलैक्स हो गया उसको अपन कहेंगे थोड़ा कोऑपरेट करें और वापस उसको अपन क्या करेंगे, री इंसर्ट करें और थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, उसको रोटेट करते हुए हम इंसर्ट करेंगे। यदि पेशेंट को जब नाक से अपन डाल लें तब उसको एक्सटेंड करेंगे। इस बात का देखो ध्यान रखें, ये क्लिनिकल स्किल्स है कि किस तरीके से आपको आना चाहिए। किसी एक आदमी ने बहुत अच्छी बात की, ये अच्छी बात इसलिए है कि कोई भी काम को करने के लिए 50% काम का सक्सेस होना एक करेक्ट पोजीशन को जो है क्रेडिट जाता है। यानी कि आपका पोजीशन सही है, पेशेंट का पोजीशन सही है तो आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। जब ट्यूब इंसर्ट करें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करें और जब ट्यूब इसोफेगस तक चला जाएगा तो वापस उसको क्या करें, फ्लेक्स करें और ट्यूब को जल्दी इंसर्ट हो जाएगा। फिर भी नहीं चाह रहा है तो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, पेशेंट को हम ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप जो थोड़ा स्ट्रॉ से आप ग्लास में जो पानी है उसको पी लें या इस ट्यूब को निगल लें। यानी कि जैसे आप खाना कैसे निगलते हो, पानी कैसे निगलते हो, वैसे जो भी मुंह में है निगल जाए, जिससे क्या हो जाएगा, इसोफेगस खुल जाएगी और ट्यूब थोड़ा इजीली चला जाएगा। तो ये हम पेशेंट को बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्यूब अंदर चला जाएगा। तो ये इसमें ट्यूब है। फिर आप बोलोगे सर ट्यूब तो अंदर चला गया, ये बात ठीक है, पर अब ट्यूब का जो करेक्ट प्लेसमेंट है वो कैसे होगा। यानी कि किसी पेशेंट में आपने एनजी ट्यूब डाला है, अब क्या गारंटी है कि वो स्टमक में ही गया है, तो इस चीज़ का क्या गारंटी है। तो इसके लिए अपन कुछ टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए अपन टेस्ट करेंगे। एक टेस्ट तो सबसे पहला यही है कि जब भी ट्यूब डालेंगे और इस वाले ट्यूब वाले पार्ट के अंदर, अब जब ये ट्यूब इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ट्यूब है पेट के अंदर चला गया है और इस वाले ट्यूब के पार्ट को खोलेंगे और ये जो आगे का पॉट है इस पॉट को खोलेंगे और यहाँ जो है सिरिंज को अप्लाई कर देंगे। यहाँ सिरिंज का जो है उसका आगे का टिप फिक्स हो जाएगा, उसके अंदर अपन एयर लोड कर देंगे और एयर लोड करने के बाद में अपन स्टेथोस्कोप उसके स्टमक पे रखेंगे, एपिगैस्ट्रियम रीजन पे रखेंगे और एक असिस्टेंट को बोलेंगे उसके अंदर हवा पुश कर दे, एकदम से पुश। जैसे ही एकदम से हवा पुश हो जाएगी एक वुश साउंड हो गया, इस तरीके का जो है साउंड होगा जो अपन स्टेथोस्कोप के अंदर सुन लेंगे और जिससे हमें मालूम चल जाएगा ट्यूब जो है करेक्ट प्लेसमेंट है। दूसरा तरीका कि जैसे ही आपने ये ट्यूब डाली, आपने कुछ गैस्ट्रिक चीज का क्या करना है, गैस्ट्रिक चीज को अपने एस्पिरेट करना, खींच के देखना है और कुछ उससे गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है उसको अपने पीएच पेपर से, यानी कि लिटमस पेपर से आपको क्या करना है, उसको चेक करना है। यानी कि ये जो लिटमस पेपर है इससे अपन को पता चल जाएगा कि जो पेशेंट का पीएच है, गैस, ये मान लो एक लिटमस पेपर है और इस लिटमस पेपर में 7 न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला एसिडिक है और ये वाला क्या है, एल्केलाइन या बेस। अब जो भी जीआई कंटेंट आपने लिया इस लिटमस पेपर पे टच करेंगे तो यदि एसिडिक, पेट तो एसिडिक लेवल है, HCl है, यदि लिटमस पेपर से अपन गैस्ट्रिक पीएच को टच करेंगे तो यदि एसिडिक है तो एसिडिक है, यदि एसिडिक है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से, यानी कि नीले से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि एसिडिक पीएच अपन कहते हैं, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड, यानी कि उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक पीएच। अब बोलोगे सर याद कैसे रखते हैं, याद रखने का कोई मंत्र बता दीजिएगा। तो अनिल कपूर को आप जानते ही हो, अनिल कपूर को जानते हो, हाँ, मुचो वाला हीरो वही अनिल कपूर। तो अनिल कपूर में अनिल को याद रखना, अ से अम्ल, अम्ल का मतलब एसिड, एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, रेड कर देता है। नीला ब्लू, लाल का मतलब रेड। तो एसिडिक जिसका लेवल होगा ब्लू से रेड हो जाएगा। और यदि मान लो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, यदि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन आएगा तो वो जो है ब्लू से रेड लिटमस पेपर नहीं होगा क्योंकि वहाँ का पीएच जो है एसिडिक नहीं होगा। तो ये एक ब्लू पेपर टेस्ट करते हैं और एक इसमें अपन यहाँ से एयर पुश करते हैं और यहाँ स्टेथोस्कोप लगा के जो है वो साउंड को सुनते हैं। ये दोनों चीज़ें, लिटमस पेपर और वो स्टेथोस्कोप वाला वो साउंड, ये हमें रफली आइडिया देता है। ये इसको अपन कन्फर्मेटरी जांच नहीं बोल सकते, ये एक कन्फर्मेटरी जांच नहीं। यदि पेशेंट का हमें कन्फर्मेटरी जांच करना है तो हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सरे। एक्सरे इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एनी ट्यूब प्लेसमेंट। वो बोलोगे सर कैसे, एक्सरे क्या ऐसा रॉकेट साइंस बताएगा जो ट्यूब के बारे में बताएगा, ट्यूब वही गई है। तो देखिए ये एक इमेज आपके सामने है, ये वाला इमेज आपके सामने है, ये एक एक्सरे का इमेज है। ये वाला जो एनजी ट्यूब डाल रखा है, ये एनजी ट्यूब जा रखा है और ये सीधा कहाँ गया, स्टमक है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये दिख रहा है और ये एक सीधी लाइन। तुम बोलोगे सर ये कैसे कमाल हो गया, है ना, कैसे मालूम चल जाएगा। तो देखिए ट्यूब बनाने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, होशियार आदमी है ना, एक्सीलेंट आदमी है। तो उसने क्या किया कि सारी जो हॉस्पिटल में ट्यूब्स है
ये सारी जो हॉस्पिटल में ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब्स में आप गौर करके देखोगे तो एक बीच में लाइन है, ये लाइन है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर पहले ही चीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला जो डायग्राम है, ये जो अब इसके अंदर मैंने एक डायग्राम लिया, ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन होती है ये रेडियो ओपेक लाइन होती है। ये क्या होती है? रेडियो ओपेक लाइन। अब ये एक्सरे में चमकती हुई नजर आएगी। अब देखिए ये लाइन 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 लाइन, ये पूरी जो लाइन है यहाँ तक है। अब बोलोगे ठीक है सर, और तो लास्ट में ये क्या कलर डाल रखा है? तो ये देखो, ये मरकरी की बॉल है। अब ये टिप बताती है कि एनजी ट्यूब का लास्ट टिप का है, तो ये भी रेडियो ओपेक लाइन में ये चमकता हुआ नजर आएगा। जो अपन अभी अपने बताया कि ये जो एक्सरे है इसमें ये वाला पार्ट चमकता हुआ नजर आ रहा है, ये भी साइनिंग कर रहा है और ये भी साइनिंग कर रहा है। ये देखो इसमें ट्यूब डाल रखी है, ये वाली ट्यूब ये वाली आ रखी है, और ये जो लास्ट इसकी जो टिप है वो यहाँ है। तो एक्सरे में ये रेडियो ओपेक लाइन है, इसको जो है डिटर्मिनेट करती है और इसको जो है कन्फॉर्मेटरी बताती है कि लास्ट जो टिप है वो किसकी। कई बार जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि कन्फॉर्मेटरी टेस्ट क्या है, कन्फॉर्मेटरी टेस्ट क्या है? एक्सरे। तो एक्सरे इज ए कन्फॉर्मेटरी टेस्ट। यदि कन्फॉर्मेटरी टेस्ट हो जाने के बाद ही हम जो है इसको फीडिंग चालू करेंगे। तो ये सारी जो मैंने बात बताई, ये वही सारी बात है किस तरीके से पेशेंट को जो है ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। अगली बात देखिए, अब जब पेशेंट को ट्यूब डाल दिया, अब पेशेंट को जब ट्यूब डाल दिया तो इस बात को पोस्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये असेसमेंट करना है कि पेशेंट को जो ट्यूब डाला है वो उसको टॉलरेंस कर रहा है कि नहीं। देखो जब पेशेंट को ट्यूब डालते हैं ना, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, और यदि आपने अच्छे से नहीं डाली तो और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो पेशेंट को अपन उसको कोऑपरेट करने को बोलेंगे, या फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट कंफर्टेबल कितना है। तो कंफर्टेबल उसका देखेंगे, और पेशेंट हैव डिस्कम्फर्ट, कफिंग और गैगिंग। पेशेंट बार बार जैसे उल्टी जैसा कर रहा है, जब बार बार खांसी चल रही है, इसका मतलब ट्यूब गलत चली गई भाई। तो ट्यूब को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वापस से उसको जेंटली रिमूव करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ट्यूब तो डाल दिया, अच्छी बात है। अब जब ट्यूब डालना आपने सिखा दिया तो सर निकालना भी सिखा दीजिएगा। कि ट्यूब को अपन जब निकालेंगे, जब डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब इसको ट्यूब की जरूरत नहीं है, वो ओरली जो है टॉलरेंस कर रहा है, जो ओरली जो टॉलरेंस कर रहा है उसको अपन वापस क्या कर देंगे? ट्यूब को रिमूव कर देंगे। जब ट्यूब को अपन रिमूव करेंगे और जब उस पेशेंट को जो भी अपने फीड देना है, मेडिसिन देना है, वो काम पूरा हो गया, तो पेशेंट को अपन बोलते हैं डीप ब्रीथ लो। क्या ले? डीप ब्रीथ। पेशेंट डीप ब्रीथ लेगा और जेंटली हमें सर्कुलर मोशंस के अंदर उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना। जैसे मान लीजिएगा ये ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है, ये इस ट्यूब को अपने रिमूव करना है। जब भी पेशेंट को अपन ट्यूब रिमूव करेंगे तो जेंटली जो है इसको रिमूव करेंगे, और जेंटली जब इसको रिमूव करेंगे तो हमें वापस कोइल करते हुए करना है। किस तरीके से करना है? उसको कोइल करते हुए करना है। यूं नहीं यूं निकाला पेशेंट का, खींच के यूं दूर तक लेके नहीं। अब जब भी कोई ट्यूब निकाला वापस उसको कोइल करते हुए हमें उसको क्या करना है? रिमूव करना है। और पेशेंट को हमें ये बोलना है कि डीप एक्सहेलेशन करें, जिस मैन्युअर को बोलते हैं कि सांस को छोड़े, जिससे पेशेंट को कोई तरह का एयर जाने का जो भी है रिस्क ना रहे। तो ये हम पेशेंट्स को इसको करेंगे, और सारे जो प्रोसीजर को है उस प्रोसीजर को अपन क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंट्स कर देंगे कि जब भी किस टाइम पे इसको डाला है, कब उसको रिमूव किया है, ये सारा टाइम जो है नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर हम उसको कर देंगे। और देखिए जब पेशेंट को अपने ट्यूब को डाला है तब पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दी। अब थोड़ा ट्यूब को रिमूव करते हैं तब हम लो फाउलर भी दे सकते हैं। थोड़ा पेशेंट का जो हाई फाउलर के अंदर है, या इसको बोलते हैं सिटिंग पोजीशन, अब थोड़ा जो बेड का जो एंगल है वो हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं, और जिसको इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं। और इसी चीज को डॉक्यूमेंट्स करना है। अब देखिए एक कहानी सुनाता हूँ। अब जब एक बार है ना, हम भी जब ड्यूटी कर रहे थे, एक केस ऐसा आया कि जब अपन ने ट्यूब को इंसर्ट किया, ट्यूब को जब इंसर्ट किया तो वो बोला कि 2 डॉक्टर आ गए, है ना, 2-3 नर्सिंग स्टाफ आ गए, ट्यूब फिर भी जो है अंदर नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो ट्यूब है तुम्हारा अंदर क्यों नहीं गया? उसने कहा डॉक्टर साहब ने लुब्रिकेट भी कर दिया, इंस्पेक्शन करके भी देख लिया, सब करके देख लिया। देखिए फिर मैंने कहा एक बार मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैंने उसको ट्राई किया, तो मैंने जब इस ट्यूब को डाला था तो मैंने उसको पूछा कि जब डॉक्टर साहब ने डाला तो एकदम ट्यूब नया था क्या? कि जब ट्यूब जो नया था, जब ट्यूब को अपन ने नया होता ना तो उसको अपन इस तरीके से करते, रोटेट करते अपन फिंगर पे इस तरीके, क्योंकि ट्यूब एक रिजिड ट्यूब है, हार्ड ट्यूब है। जब अपनी फिंगर पे इस तरीके से अपन इसको कर देंगे थोड़ा ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो ट्यूब अंदर फ्लेक्सिबल हो जाएगा और इंसर्शन करने में ईजी रह जाएगा। और मैंने उसको एक अटेम्प्ट किया और सीधा पहला अटेम्प्ट में ही लग गया, और थोड़ी देर बोला ट्यूब लग गया, और पिछले आधे 1 घंटे से जो है उसके कई बार जो अटेम्प्ट किए ट्यूब नहीं लगा। तो स्किल्स जरूरी है। यदि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, इनकी आपको कोई काम नहीं आता है, तो आपको वो जॉब में आपको आगे नहीं बढ़ाएगा।
तो स्किल्स डेवलप करें। तो एक लास्ट में मेरा यही कोटेशन रहेगा, हुनर है तो कदर है, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। यदि आपके अंदर स्किल्स है, यदि आपके अंदर हुनर है, तभी जो है आप आगे बढ़ोगे, तभी हमारा जो देश है आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया। थैंक यू, नमस्कार।